हम आगे शुरू करते हैं पिछले लेक्चर से। पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने स्लेप एंड ड्यूविड थ्योरम के बारे में डिस्कशन किया था। स्लेप एंड ड्यूविड थ्योरम बताती है कंडीशन को कि कब स्विच रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग होगा, और हमने रीअरेंजमेंट कैसे किया जाएगा इसकी एल्गोरिदम भी निकाली थी। हमने उस केस में हमने कुछ ऐसे स्विच जो कि लूपिंग एल्गोरिदम जिसमें इस्तेमाल नहीं हो सकती, अगर हम 3x3 का जैसे पहले या तीसरे स्टेज में यूज़ करते हैं, वो वाले एग्जांपल भी देखे थे कैसे हम उनको रीअरेंज कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हम हमेशा पेयर्स को ढूंढ सकते हैं। अगर हम कनेक्शन सेट नहीं कर पाएंगे, उन पेयर्स के थ्रू हम सर्च करके एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, रिकॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो हमने ये भी देखा था हमें टोटल कितने रिकॉन्फ़िगरेशन कम से कम करने पड़ेंगे, मतलब अधिकतम कितने करने पड़ेंगे, कम से कम नहीं अधिकतम कितने करने पड़ेंगे, वो हमने देखा था। उसके लिए हमने फिर एक पॉल्स थ्योरम को बताया था। फिर पॉल्स थ्योरम में भी फर्दर हमने उसको रिफ़ाइन किया था कि हमारी एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसके बाद हम ये जो थ्योरम्स हैं इनके बेसिस पे हम आगे स्विचेस को की क्रॉस पॉइंट कॉम्प्लेक्स के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अब मैं यहाँ पर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं टाइम स्विचिंग के बारे में, क्योंकि अभी तक हमने टाइम स्विचिंग के बारे में कुछ कहा नहीं है। हम जनरली हमने इस तरीके से जो हमने क्रॉस बार लिए थे, स्पेस स्विच था। स्पेस स्विच में इनपुट से और आउटपुट के बीच में हमने कनेक्शन करने की कोशिश की थी, हम तारों को जोड़ रहे थे। लेकिन जब हम वॉइस कम्युनिकेशन की बात करते हैं, आवाज़ की बात करते हैं, टेलीफोनी की बात करते हैं, तो हम हमेशा इस तरीके से वॉइस कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। वॉइस को कम्युनिकेट करने में अगर हम इस तरीके से तारों के थ्रू करेंगे तो हमने मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह के बीच में हमने एक तार खींची और उसके अंदर हमने एक ही आदमी अगर आवाज़ भेज सकता है तो इसमें तो समस्या, एक ही आदमी के लिए एक तार इतनी लंबी मेरे को बिछानी पड़ेगी। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसके अंदर ज़्यादा लोगों की आवाज़ को भेज सकें? हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम जो आदमी की आवाज़ है, जो मनुष्य की आवाज़ है, जब हम उसको भेजते हैं तो अगर हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लें और बेसिकली हम उसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बनाएं और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो हम पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकाल पाएंगे। तो आपको बेसिकली एक ऑटो कोरिलेशन फंक्शन चाहिए होता है, जो भी आपका रैंडम सिग्नल है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लीजिए, आपको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिलती है। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी तो ये बताती है किस किस फ्रिक्वेंसी बैंड में कितनी कितनी पावर है, ठीक है, जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो जनरली जब हम जो लोग बोल रहे हैं तो हमारी जो, अगर हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी को प्लॉट करें एक्स एक्सिस के ऊपर और यहाँ पे हम पावर को देखें तो हमारी पावर अधिकतर एक बैंड के अंदर सीमित होगी, जो कि 50 हर्ट्ज़ के आसपास कहीं से चालू होती है, और जो हम बोल रहे होते हैं, जो म्यूज़िक है, कोई भी चीज़ है, अंदाजन ये 15 किलो हर्ट्ज़ तक जाती है। लेकिन टेलीफोन के लिए, जो बातचीत के लिए हमें फ्रिक्वेंसी चाहिए होती हैं, वो जनरली 3.7 किलो हर्ट्ज़ तक ही हमें चाहिए होता है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, उसमें हमारा काम हो जाता है। तो बहुत अच्छी इंटेलिजिबल वॉइस हम कहते हैं कि आप उस आवाज़ को पहचान सकते हो, बिना किसी प्रॉब्लम के आपको समझ में आ सकता है सामने वाला क्या कह रहा है। तो टेलीफोन में बातचीत के लिए आई थिंक ये बहुत अच्छा है। तो जब हम इस तरीके से हमारा सिग्नल इसमें रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन जो मैंने चैनल ए से बी के बीच में एक तार के थ्रू बनाया, इसके अंदर तो मेरे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो कहीं ज़्यादा होती है। हम लोग कई मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी, कई बार गीगाहर्ट्ज़ भी होती है, अगर ऑप्टिकल फाइबर है तो 10 गीगाहर्ट्ज़ भी हो सकती है। तो इसका मतलब हम एक वॉइस सिग्नल की जगह हम कई वॉइस सिग्नल भी भेज सकते हैं। तो इनको कैसे किया जाएगा तो ये देखना होता है। तो इसका जो एक मेथड है कि इसको हम दूसरे तरीके से हम जांच सकते हैं कि समहाउ मेरे को जो भी मेरा वॉइस है, जो आवाज़ है, उसको मैं 3.7 तक लिमिट कर देता हूँ। ठीक है, ये दोनों साइड बैंड में दिखा रहा हूँ, ये नेगेटिव साइड की फ्रिक्वेंसी है। तो ये -4 किलो हर्ट्ज़ से लेकर +4 किलो हर्ट्ज़ बेस बैंड। अब ये मॉड्यूलेशन नहीं किया गया है, ये प्योर जो आवाज़ को सीधे इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट किया है, ये उसका स्पेक्ट्रम होगा, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगी बेसिकली। सो पावर वाई एक्सिस पे
और एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी। तो जब मेरे को इसको कहीं भेजना है तो इसका मतलब मैं अब स्पेक्ट्रम के अंदर चाहूँ तो एक को मैं यहाँ भेज सकता हूँ, अगली फ्रीक्वेंसी को यहाँ भेज सकता हूँ, अगली को यहाँ भेज सकता हूँ। इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, FDM। तो 0 से 4 किलोहर्ट्ज़। लेकिन इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से 0 से 4 किलोहर्ट्ज़ या 50 हर्ट्ज़ से लेकर 3.7 किलोहर्ट्ज़ तक का जो सिग्नल है वो तो यहाँ चला जाएगा। उसके दूसरे वाले सिग्नल को मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा और उसको इस बैंड में लेकर आना पड़ेगा। मैं उसको भी भेज सकता हूँ, ये इंटरफेयर नहीं करेंगे और मैं किसी तरीके से इनको फिर मैं सेपरेट कर सकता हूँ और सिग्नल दूसरी का रिसीव कर सकता हूँ। ये एक बहुत आसान सा मेथड होता है, इसको फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। लेकिन हम इसके अलावा एक और दूसरी टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं यही जो सिग्नल है, एक जो वॉइस है, इसको लेता हूँ, इस वॉइस सिग्नल को मैं सैंपल करता हूँ। जैसे ये समय के साथ एक वॉइस सिग्नल है और मैं इसको यहाँ सैंपल करता हूँ। तो ये जो है दो सैंपल के बीच का टाइम ड्यूरेशन है। तो मैं कितने सैंपल प्रति सेकंड ले रहा हूँ, इसको हम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो कोई भी सिग्नल जो कि बैंड लिमिटेड है सम बैंडविड्थ b तक, अगर मैं उस सिग्नल को 2b रेट के ऊपर सैंपल करूं, इसको हम नाइक्विस्ट रेट भी कहते हैं। सो इससे बड़ा होना चाहिए मेरा सैंपलिंग रेट जो भी है। अगर उससे करता हूं तो मैं उस सिग्नल को वापस रिकंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे 0 से लेकर b बैंडविड्थ तक का सिग्नल है और इसको मैं अगर सैंपल करूं 2b रेट के ऊपर, अगर ये b मान लीजिए 4 किलोहर्ट्ज़ है तो मैं 8 किलो सैंपल्स पर सेकेंड, 8000 सैंपल प्रति सेकेंड की रेट से मैं उसको सैंपल करता हूँ। मतलब ये मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू ले ली, इसकी वैल्यू ले ली, ये वैल्यू की मेरे को ज़रूरत नहीं है बीच में। तो मैंने इस तरीके से, मैं इसको एक दूसरे कलर में दिखा देता हूँ, ये कैसे दिखेगा। ये जो रेड कलर में मैंने बताया, ये ऐसा आपको सिग्नल दिखेगा। ये सिग्नल है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, बाकी बीच में जो समय है वो खाली है मेरे लिए, उसकी ज़रूरत नहीं। मेरे को खाली इस पीरियड्स के ऊपर मेरे को सैंपल सिग्नल की वैल्यू खाली चाहिए। तो अगर ऐसा करता हूँ और मैं उस सिग्नल को पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकालने की कोशिश करता हूँ, तो ये सिग्नल थ्योरी में किया जाता है। तो मेरे पास जो स्पेक्ट्रम आएगा हमेशा इस तरीके का आएगा। ये जो सिग्नल है वही बार बार रिपीट करेगा, ये रिपीट होता है। अगर मैं सैम्पलिंग करता हूँ ये मेरे को मिलता है। तो अगर मैं खाली इसका लो पास फिल्टर कर दूँ, खाली इसके एक लो पास फिल्टर से पास करता हूँ, तो सैंपल सिग्नल को मैं लो पास फिल्टर से पास कर दूँ, तो मेरे को ये जो ओरिजिनल सिग्नल है, ये जो सिग्नल है, ये ओरिजिनल सिग्नल मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे, और मैं उसको प्लेबैक कर सकता हूँ और सुन सकता हूँ। तो सैम्पलिंग से का जो फ़ायदा है कि मेरे को 8000 सैंपल प्रति सेकंड चाहिए, तो मैं कई सिग्नल ले सकता हूँ, एक वॉइस सिग्नल की ज़रूरत नहीं है मेरे पास। तो मैंने जैसे एक ये सिग्नल लिया, एक ये लिया, एक और कोई और लिया, और मैंने सबको 8000 सैंपल्स प्रति सेकंड की दर से उसको उठा के सैम्पलिंग किया मैंने। ऐसे ही मैंने इसको भी किया, लेकिन इसको मैंने थोड़ा ऑफसेट कर दिया, मैंने यहाँ पे किया, और इसको थोड़ा इस तरीके से किया। तो मैं पहले इस सैंपल की वैल्यू को भेजता हूँ, फिर इसको भेजता हूँ, फिर इसको भेजता हूँ, फिर आगे दोबारा इसको, तो मैं तीनों सैंपल्स को भेज सकता हूँ। तो मेरे खाली सैंपल भेजने हैं एक के बाद एक, इसको बोलेंगे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो एक साथ में कई सिग्नल एक ही कम्युनिकेशन चैनल पे भेज सकता हूँ और सब के सब यहाँ रिसीव किए जाएंगे। फिर मैं उनको सेपरेट करता हूँ तो मेरे को यही सिग्नल वापस मिल जाएगा। यहाँ पर मैं तीनों को सेपरेट कर सकता हूँ, फिर लो पास फिल्टर करूँगा और मेरे पास ओरिजिनल सिग्नल जिसका से मैंने सैंपल क्रिएट किए थे वो मेरे को वापस मिल जाएगा। इसको टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। लेकिन अभी ये मेरे पास जो सिग्नल है, ये जो वैल्यू है, ये एनालॉग है, ये कंटिन्यूस वैल्यू है, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। एक 0 वोल्टेज से लेकर एक सर्टेन वोल्टेज तक कोई भी वैल्यू ली जा सकती है। लेकिन अगर मैं इसको भी डिस्क्रिटाइज कर दूं, मैं कहूं कि इसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि हम इसमें डिस्क्रीट लेवल्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
मान लीजिए 255 लेवल मैंने आइडेंटिफाई किए, तो 0 से लेकर 255, तो पहले बैंड को मैंने 0 कहा, दूसरे को 1 कहा, लास्ट वाले बैंड को मैंने 255 कहा। तो मैं कोई भी जो बीच में वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पे कहीं बीच में, तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसको मैं नियरेस्ट जो भी सैंपल है, नियरेस्ट जो वैल्यू है उस वैल्यू से रिप्रेजेंट कर लूँगा। तो मैं कोई भी एनालॉग वैल्यू नहीं है, मेरे पास खाली 256 पॉसिबल वैल्यूज़ ही खाली पॉसिबल हैं, जो 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू ले सकते हैं। इसका मतलब मैं हर सैंपल को 8 बिट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। 8 बिट 1 0 1 1 0 0 1 1, जैसे ये 8 बिट का एक सैंपल है, इसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी जो कि 0 और 255 के बीच में होगी। तो ये कहीं बताता है कि ये मैग्नीट्यूड कौन से लेवल के ऊपर है। तो मैं डिस्क्रिटाइजेशन यानी कि बीच बीच खाली सारी कंटिन्यूस में वैल्यू नहीं है, ओनली कुछ एक बीच की वैल्यूज़ ही परमिटेड हैं, वो मैंने एम्पलीट्यूड में भी कर दिया और समय में भी कर दिया। तो डिस्क्रिटाइजेशन इन टाइम एंड डिस्क्रिटाइजेशन इज एम्पलीट्यूड, दोनों हमने कर लिया इसके अंदर। तो इसका मतलब अब ये सैंपल मेरे को इस तरीके से एम्पलीट्यूड के फॉर्म में भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक नंबर भेज सकता हूँ। अब इस दो सैंपल के बीच में समय कितना होता है, तो अगर मैं 8 किलो सैंपल्स प्रति सेकंड के दर से भेज रहा हूँ सैंपल्स को, इसका मतलब हुआ 8000 सैंपल प्रति सेकंड। और मेरे को दो सैंपल के बीच में समय निकालना है, तो मैं उल्टा कर लेता हूँ, और इसको मैं अगर मैं माइक्रो सेकंड में रिप्रेजेंट करना चाहूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10 लाख, मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा 10 की पावर 6। तो अब मैं 3 0 मेरे यहाँ कैंसिल हो जाते हैं, और इसको करता हूँ तो मेरे पास आएगा 125 माइक्रो सेकेंड। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉइस कम्युनिकेशन के लिए हम लोग, इसका मतलब मैं एक फ्रेम पैदा कर सकता हूँ और उसके अंदर हर 125 माइक्रो सेकेंड के बाद एक नया फ्रेम जाएगा। अब इसके अंदर मैं कुछ बाइट्स को भेज सकता हूँ। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बाइट्स भेज रहा हूँ, तो 6 वॉइस कम्युनिकेशन एक साथ हो सकते हैं। यहाँ पे बाइट होंगे, मतलब 8 बिट्स का एक इन्फॉर्मेशन जाएगा, यहाँ पे दूसरा 8 बिट जाएगा दूसरे चैनल का, यहाँ तीसरे चैनल का, फिर यहाँ पे पहले चैनल का दोबारा से जाएगा। ठीक है, ये पहले का जाएगा, यहाँ पर भी पहले का, यहाँ दूसरे का, यहाँ दूसरे का। इसको हम बोलते हैं फ्रेमिंग। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब मैं सिग्नल को रिसीव कर रहा हूँ, जिसके अंदर इसको बोलेंगे मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स। अब इस जब स्ट्रीम को मैं रिसीव कर रहा हूँ, मेरे लिए तो 1 0 1 0 आ रहा है, तो मेरे को जानना होगा ये शुरुआत कहाँ से हो रही है फ्रेम की। उसके बाद पहले 8 बिट को मैं अलग निकालूंगा, अगले 8 बिट को अलग करूँगा, इस तरीके से सारे चैनल्स को सेपरेट कर लेंगे। फिर हर बिट की वैल्यू के हिसाब से मैं सैंपल के मैग्नीट्यूड को खड़ा करूँगा, पल्स को। तो सैंपल मेरे जब इस तरीके से खड़े हो जाएंगे तो मेरे पास वही चीज़ आ गई जो कि पिछली बार थी, टाइम डिवीजन, जब मैंने सैंपल्ड एम्पलीट्यूड स्ट्रीम मैंने निकाला था। अब इसको लो पास फिल्टर से पास करिए, मेरे पास वापस वॉइस सिग्नल आ गया। और मैं यहाँ पर डिजिटल फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये टाइम के अंदर और एम्पलीट्यूड दोनों के अंदर डिस्क्रिटाइजेशन है, इसलिए इसको डिजिटल सिग्नल कहा जाएगा। सो इस डिजिटल सिग्नल को भी हम लोग स्विच कर सकते हैं। सो हम वहाँ पर आते हैं। तो दो बहुत कॉमनली यूज़ होने वाले हमारे पास स्टैंडर्ड हैं फ्रेमिंग के। एक को बोलते हैं T1। T1 को हम हिंदुस्तान में नहीं यूज़ करते हैं, भारत में नहीं यूज़ करते हैं। भारत में हम यूज़ करते हैं E1 कैरियर सिस्टम को। E1 E3 इस तरीके से इनके नंबर होते हैं, मैं खाली E1 की बात करूँगा। और अमेरिका और जापान के अंदर T1 कैरियर सिस्टम को यूज़ किया जाता है। E1 यूरोप में और भारत के अंदर यूज़ किया जाता है। तो T1 कैरियर सिस्टम में 125 माइक्रो सेकेंड। अब 125 माइक्रो सेकेंड एक ऐसा नंबर है जो कि हर टेलीफोनी स्टैंडर्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है। हर फ्रेम की ड्यूरेशन 125 माइक्रो सेकेंड होती है, चाहे वो E1 कैरियर सिस्टम हो,
चाहे वो आपका PRI लाइन हो, चाहे वो बेसिक रेट इंटरफेस लाइन हो ISDN की, क्योंकि हमें वॉइस को, आवाज़ मेरी 4 किलोहर्ट्ज़ की जो है उसको 8000 सैंपल प्रति सेकंड की रफ्तार से उसको टुकड़ों में बांटना होता है। ठीक है, तो हर चीज़ 125 माइक्रोसेकंड होगी, चाहे वो T1 फ्रेमिंग सिस्टम हो, चाहे वो E1 फ्रेमिंग सिस्टम हो। सो T1 फ्रेमिंग सिस्टम के अंदर कुल जमा 24 सिग्नल जा सकते हैं, 24 वॉइस सर्किट सेट हो सकते हैं। तो A से B के बीच में अगर मैं कोई तार बिछाता हूँ, तार का पेयर जिसके अंदर कुछ वोल्टेज या करंट जाती है, तो उसके अंदर अगर मेरे को T1 कैरियर जाता है, जनरली T1 कैरियर हिंदुस्तान में जब आप लेंगे तो E1 कैरियर सिस्टम मिलेगा, अमेरिका में होगा तो T1 कैरियर सिस्टम होगा। इसमें 24 लोग एक साथ बात कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टीट्यूट से टेलीफोन कंपनी के बीच में अगर मैं T1 कैरियर लाइन बिछाऊंगा तो मैं 24 टेलीफोनी कम्युनिकेशन एक साथ हो सकते हैं। दोनों दिशाओं में एक एक वायर का पेयर होगा, एक वायर का पेयर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक रेफरेंस होता है ग्राउंड और एक सिग्नल के लिए होता है, 2 वायर, और 2 वायर होंगे उल्टी दिशा में आने के लिए। ठीक है, सिग्नल भेजते वक्त, क्योंकि एक से मेरी आवाज़ जाती है, दूसरे से दूसरी तरफ की आवाज़ आती है। तो जब भी मैं कोई कनेक्शन सेट करता हूं तो एक स्लॉट मेरा यहाँ के फ्रेम के अंदर एक मेरे लिए रिज़र्व होता है और एक वापस लौटते वाले के बीच में मेरे लिए एक रिज़र्व होता है। इसमें जो दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ आती है और एक में मेरी तरफ से बोलने वाली आवाज़ जाती है। ये E1 में भी होगा और T1 के अंदर भी होगा। सो इसके अंदर टोटल 24 होते हैं इस प्रकार, 1 से लेकर 24 तक। लेकिन इसमें एक समस्या भी ये होती है कि जैसे कि मैंने बताया, जब मैं इस को रिसीव करता हूँ कहीं पर, कम्युनिकेशन रिसीवर जब B पे है या A पे है उल्टी दिशा के अंदर, तो मेरे को ये पता करना होता है ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए इस स्टैंडर्ड में हम लोगों ने, अगर यहाँ से देखेंगे 24 गुणा 8 इतने बिट होने चाहिए 125 माइक्रोसेकंड के अंदर। हम इसमें एक बिट को और जोड़ते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली ये 8 बिट हुए, फिर अगले में 8 बिट हुए, यहाँ पे भी 8 हुए, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और जोड़ा जाता है, तो ये हुए 192, 8 चौक 32 और 3 8 दूनी 16 3 19 और एक 193 बिट टोटल। ये जो 193वां बिट होता है इसको यूज़ किया जाता है इस फ्रेम की बाउंड्री को जानने के लिए। तो इसको किया कैसे जाता है, मोर और लेस ऐसी ही पद्धति हम लोग E1 कैरियर सिस्टम के सिंक्रोनाइजेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। T1 में जब ये स्ट्रीम आ रही होगी तो आपका जो रिसीवर है उसने स्ट्रीम जो आया 1010 बिट्स आ रहे हैं मेरे पास, तो हम कहीं भी मान लेंगे कि मान लीजिए जो मेरे पास स्ट्रीम आ रहा है उसकी बाउंड्री कहीं भी है, मैंने मान लिया यहाँ पर बाउंड्री है। जब मैंने एक बाउंड्री मान ली, अब मैं देखूँगा मेरा 193 बिट कहाँ पर है इस बाउंड्री, ये एज्यूम की हुई बाउंड्री से, फ्रेम की बाउंड्री से, तो मेरे को 193 बिट मिलेगा। उसके बाद तो कहीं ये फ्रेम तो यहाँ ख़त्म हो चुका है, तो ये यहाँ कहीं पे एज्यूम फ्रेम बाउंड्री में ये मेरे को 193 बिट मिलेगा। ये तो एक्चुअली 193 बिट है नहीं, क्योंकि ये तो मैंने एज्यूम किया है सिंक्रोनाइज करने के लिए। तो मैं कुछ फ्रेम्स तक 193 बिट को देखूंगा, तो 193 बिट में एक डेफिनिट पैटर्न को भेजा जाता है। तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, तो 1 0 1 1 0 0 कुछ ऐसा कुछ है उसके अंदर, वो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है उसकी, बट एक डेफिनेट पैटर्न है। जब वो पैटर्न उसके अंदर मेरे को दिखता है उसके अंदर, तो उसका मेरी बाउंड्री ठीक है। तो चूंकि मैंने जो बाउंड्री मानी है वो बाउंड्री गलत है, तो 193 बिट में जो पैटर्न मैं देखना चाहूँगा कई फ्रेम्स के दौरान ऑब्जर्व करते हुए, तो मेरे को पैटर्न नहीं मिलेगा। तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरी अपनी जो मैंने बाउंड्री मानी है उसको एक बिट से आगे सरका देना चाहिए। तो अगली बार जब मैं सरकाऊंगा, तो जब तक ये फ्रेम जा चुके हैं, ठीक है, तो अगली बार मेरी बाउंड्री शायद यहाँ जाएगी। इसको हम बोलते हैं बिट स्किप, इसको बोलते हैं बिट स्किप या बिट स्किपिंग इसको कहते हैं। तो मेरी जो एज्यूम्ड फ्रेम बाउंड्री सरक जाएगी, फिर मैं दोबारा चेक करूँगा, तो उसके बाद भी नहीं आया तो ठीक है, फिर एक और बार बिट स्किप। तो वर्स्ट केस में, सबसे ख़राब हालत के अंदर मेरे को 192 बार बिट स्किप करना पड़ेगा और उसके बाद मेरा 193 बिट करेक्ट बिट आ जाएगा और मेरे को पैटर्न मिलने लग जाएगा जो कि
स्टैंडर्ड में डिफाइंड है। अब मेरे फ्रेम उस टाइम पे सिंक्रोनाइज हो जाएगा। जैसे ही फ्रेम सिंक्रोनाइज होगा, अब मैं पहले स्लॉट को निकाल सकता हूँ 8 बिट को, दूसरे को निकाल सकता हूँ, तीसरे को निकाल सकता हूँ, और फिर मैं वॉइस सर्किट्स को रिकवर कर सकता हूँ वहाँ से। इसमें एक और चीज़ हम लोग करते हैं कि ये जो पैटर्न है ये एक्चुअली 12 बिट का होता है। 193 बिट का जो पैटर्न है ये 12 बिट का होता है। तो हम खाली यही नहीं पता कर पाते कि फ्रेम की बाउंड्री कहाँ पर है, हम ये भी पता कर पाते हैं इन 12 फ्रेम्स में जो पैटर्न के जो मेरे को दिख रहा है, पहला फ्रेम कौन सा है और 12वां फ्रेम कौन सा है। तो इसके छठे और 12वें फ्रेम के अंदर जो मेरे वॉइस सैंपल्स हैं, जो 8 बिट के बजाय वो 7 बिट के होते हैं, तो 1 बिट उसमें एक्स्ट्रा छोड़ दिया जाता है, उसको हम सिग्नलिंग इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं हमने 1 बिट को चोरी कर लिया है वहाँ से, वॉइस को 7 बिट का करके। उससे थोड़ा सा आवाज़ में खराबी तो होती है, लेकिन सुनने वाले को पता ही नहीं चलता कि कुछ आवाज़ ख़राब हुई है, उसे लगता है नॉर्मल टेलीफोन बातचीत चल रही है। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं बिट रॉबिंग। हमने 1 बिट रॉबिंग, 1 बिट की चोरी की है, जिसको हम फिर सिग्नलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो उस टेलीफोन चैनल में दोनों साइड में कम्युनिकेशन जब करना है, मेरे को सिग्नलिंग करनी है, मैं इस चैनल को उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करूँगा। अब चूंकि देखिए 125 माइक्रोसेकंड है, तो आपको 1 बिट मिल रहा है 125 माइक्रोसेकंड गुणा 6 के अंदर। ठीक, तो आप इससे निकाल सकते हैं आपका बिट रेट कितना है। तो 1 बिट इतने सेकंड के अंदर, तो आप निकालेंगे 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 6। सो ये हो जाएगा आपके पास 8 इंटू 10 की पावर 3, 1000 बाई 25, 1000 को 125 से गुणा करने पे 8 आता है बटा 6। तो ये आपका बिट रेट हुआ। तो ये रफली आपका वैल्यू जो निकलेगी, ये वैल्यू है किलो बिट पर सेकेंड, 1.33 किलो बिट पर सेकेंड सिग्नलिंग चैनल फॉर ईच वॉइस सर्किट। ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड है जो T1 कैरियर सिस्टम का है। E1 इस तरीके से नहीं चलता है, E1 थोड़ा डिफरेंट है। तो थोड़ा E1 के बारे में भी बताते हैं। तो E1 कैरियर सिस्टम में हम क्या करते हैं, E1 कैरियर सिस्टम में 24 स्लॉट नहीं होते हैं। E1 कैरियर सिस्टम में भी 125 माइक्रोसेकंड तय है, पूरी दुनिया में हमेशा 125 माइक्रोसेकंड ही रहेगा। ये एक बार हुआ, उसके बाद हम लोगों ने इसको कर लिया है, इसको हमेशा इसी तरीके से किया जाता है। 3.7 किलो हर्ट्ज़ पे लिमिट करते हैं वॉइस को, वॉइस कम्युनिकेशन में। ये वॉइस ओवर IP में ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, वॉइस ओवर IP थोड़ा डिफरेंट है। ये कन्वेंशनल डिजिटल टेलीफोनी की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर मेरे पास 32 स्लॉट होते हैं। E1 कैरियर सिस्टम में 32 स्लॉट होते हैं। तो हम 0 से काउंट करते हैं, 0 से 15, 16 हो गए, एंड देन 31। तो इसके अंदर हमारे पास 2 जो फ्रेम होते हैं, तो 0 और 16, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन फ्रेम, सिंक्रोनाइजेशन बाइट, और ये वाला होता है सिग्नलिंग बाइट। इसमें भी पहले वाला जो सिंक्रोनाइजेशन बाइट है, उसके स्पेसिफिक बिट्स को कई फ्रेम्स के दौरान लगातार जो एक के बाद एक फ्रेम आते हैं, उसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें एक पैटर्न होता है डेफिनेट। तो हम भी यहाँ पर भी एक बाउंड्री को एज्यूम करते हैं। पहले बाइट को, जो एज्यूम्ड बाइट है, जो फ्रेमिंग बाइट है, उसको देखते हैं, उसमें वो पैटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको जांचते हैं। अगर वो पैटर्न आता है तो हमारा फ्रेम ठीक है, फ्रेम की बाउंड्री नहीं है तो बिट स्किप करते हैं। ऐसा करते जाते हैं। वर्स्ट केस में हमको कितनी बार करना पड़ेगा, इसमें फिर आप गुणा 32 को आप गुणा करिए 8 से, -1, बेकार से बेकार हालत में खाली आपको इतनी बार बिट स्किप करना पड़ेगा। तो अगर हम T1 कैरियर में, मैंने ये चीज़ शायद नहीं बताई है, इसको बता देते हैं। सो T1 कैरियर में 24 हैं और हमने बिट स्किप कितनी बार किया, वर्स्ट केस में 192 बार किया। और एक बार मेरे को कम से कम, मैं मान लेता हूँ कि मेरे को 12 फ्रेम देखने पड़ते हैं, उसके बाद पता चलता है कि मेरा फ्रेम सिंक ठीक है कि नहीं ठीक है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। 192 बार बिट स्किप करूँगा, 12 फ्रेम मेरे को चाहिए,
125 माइक्रोसेकंड का हर फ्रेम होता है, तो इतना मेरा वर्स्ट केस टाइम है जिसके बाद मैं सिंक्रोनाइज कर पाऊंगा पूरे सिस्टम को। ये वैल्यू रफली कितनी होगी अगर हम जानना चाहें तो ये वैल्यू रफली 125 10 की पावर -6 बार है। अगर ये पूरे नंबर को हम देखें, ये नंबर कहीं कम है 10 की पावर 6 से, तो हम 1 सेकंड से भी कम समय के अंदर सिंक्रोनाइज कर लेते हैं इस वजह से। तो ये नंबर कोई बहुत बड़ा नहीं है। जब एक्चुअली सिस्टम चलता है तो हम जिसको बोलते हैं लाइन टर्मिनेशन यूनिट, जहाँ पे ये लाइन आती है E1 कैरियर T1 कैरियर सिस्टम टर्मिनेट होता है, वो बहुत जल्दी सिंक्रोनाइज कर लेता है इस वजह से। ठीक है, तो ये समय ज़्यादा नहीं है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर इसके लिए भी गणना कर सकते हैं। इसको हम मिलाएंगे कि कितने फ्रेम मेरे को चाहिए होंगे, तो इसके अंदर भी अंदाजन आपको 6 से 7 चाहिए होते हैं। मैंने एग्जैक्ट नंबर मेरे को अभी याद नहीं है। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे भी 12 चाहिए होंगे, तो आपको इतने माइक्रोसेकंड लगेंगे। ये भी रफली काफ़ी कम है 1 सेकंड से, तो बहुत जल्दी सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। तो हम उसी तरीके से बिट स्किप करेंगे। जब फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा तब हम बोलेंगे हम सिंक्रोनाइजेशन में हैं। अब उसके बाद हम ये 16 वाले बिट जो चैनल है इसको हम यूज़ करेंगे सिग्नलिंग के लिए। इसमें कुल जमा हमें चाहिए होंगे, ये 16 का एक्चुअली हमारे पास सुपर फ्रेम बनना चाहिए। ठीक, हाँ 16 का सुपर फ्रेम बनेगा इसमें। इसका कारण है मैं बताता हूँ। तो इसमें टोटल मेरे को 15 फ्रेम तो चाहिए, जिसके अंदर मैं 2 वॉइस सर्किट्स का सिग्नलिंग इन्फॉर्मेशन इस 16th स्लॉट में भेजूंगा, 16वें स्लॉट में भेजूंगा। और एक मेरे को चाहिए होगा ये सुपर फ्रेम कहाँ शुरू हो रहा है। तो ये बेसिकली एक सुपर फ्रेम 16 का बना। पहले फ्रेम को मेरे को जानना होगा, तो एक स्पेसिफिक पैटर्न जाएगा यहाँ पे 16वें स्लॉट के अंदर। उसके बाद जो मेरे पास बाकी 15 फ्रेम्स हैं उसमें हर 16वें स्लॉट में 2 चैनल्स के लिए सिग्नलिंग भेजी जाएगी। तो 4 बिट एक सर्किट के लिए, 4 बिट एक सर्किट के लिए। टोटल मेरे पास 15 स्लॉट हैं, तो 15 दूनी 30, क्योंकि 30 वॉइस सर्किट है मेरे पास। और एक सुपर फ्रेम को शुरुआत पता करने के लिए काम आता है। तो 16 फ्रेम का एक्चुअली सुपर फ्रेम होता है, इसलिए 16 को यहाँ रखना चाहिए मेरे को। तब भी ये नंबर 1 सेकंड से कम आता है। सो हम इसको इस तरीके से करेंगे। इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, इसको हम E1 कैरियर सिस्टम बोल रहे हैं। एक इसमें E1 R2 MFC होता है, जिसके अंदर 16वें स्लॉट में हर 16वें स्लॉट को हम 2 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं 4 बिट के। तो पहला बिट एक चैनल के लिए, दूसरा बिट अगले। तो पहले वाले में यहाँ पर ये जाएगा मेरे को चैनल नंबर 1 के लिए, दूसरा चैनल 2 के लिए। फिर इस वाले 16 में एक चैनल 3 के लिए, एक चैनल 4 के लिए। इस तरीके से होगा। इसको बोलते हैं चैनल एसोसिएटेड सिग्नलिंग, CAS। और इस स्टैंडर्ड को R2 MFC कहा जाता है। हम ये भी कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर जो बैंडविड्थ है पूरी की पूरी A और B के बीच में एक सिग्नलिंग सर्किट की तरह यूज़ किया जाए। हम इसके ऊपर फिर पैकेट्स भेज सकते हैं, और पैकेट्स के अंदर इंफॉर्मेशन होगी हम किस सर्किट के बारे में सिग्नलिंग की इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम कॉमन चैनल सिग्नलिंग। जब भी हम ऐसा करेंगे CCS, और जब CCS यूज़ करता है तो उस समय हम स्टैंडर्ड हो जाता है E1 PRI। सो ये डिजिटल टेलीफोनी का बेसिक फ्रेमवर्क है कि हम नॉर्मली कभी भी एक वायर के ऊपर एक वॉइस नहीं भेजते हैं। ये खाली तब होता है जब आप एक घर में होते हैं और घर में एक फ़ोन होता है और उसको टेलीफोन एक्सचेंज तक कनेक्ट करना होता है। लेकिन जनरली अब हम इस प्रकार के फ़ोन नहीं यूज़ करते हैं, बहुत कम रह गए हैं लैंडलाइन फ़ोन। अब हम लोग इवन मोबाइल फ़ोन भी जब भी यूज़ करते हैं तो मोबाइल फ़ोन में वही सेम वायरलेस चैनल को शेयर किया जाता है कई मोबाइल फ़ोन्स के बीच में। तो उसमें भी या तो TDM या कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस या FDM या OFDM कई टेक्निक यूज़ की जाती हैं सेम रिसोर्स को शेयर करने के लिए सब लोगों के बीच में। तो अब हमको यहाँ पे जो करना है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं यहाँ पर एक E1 PRI सिग्नल मेरे पास आता है तो मैं एक बक्सा बना सकता हूँ, और जो स्लॉट 1 में था उसको मैंने यहाँ स्लॉट 15 में मूव कर दिया या स्लॉट 16 में मूव कर दिया। स्लॉट 2 को एक तो चूंकि सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल होगा तो एक यहाँ रख लेते हैं।
तो 0 से 31 करते हैं तो 1 को मैंने 15 में कर सकता हूँ, और मान लीजिए यहाँ पे जो 16 था उसको 1 में कर सकता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ मैप किया और इसको यहाँ मैप किया, मैंने स्लॉट्स चेंज कर दिए। ये भी एक प्रकार की स्विचिंग है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि मैंने एक क्रॉस बार लिया और क्रॉस बार में नंबर थे, तो एक को मैंने 16 में कनेक्ट किया, ठीक, एक को मैंने यहाँ 15 में कनेक्ट किया और 15 को मैंने यहाँ 1 में कनेक्ट किया। क्रॉस बार, ये बिल्कुल क्रॉस बार की तरह है। इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? और हम चूंकि टाइम स्लॉट्स को चेंज कर रहे हैं तो हम इस पर्टिकुलर डिवाइस को बोलते हैं टाइम स्लॉट इंटरचेंजर, या टाइम स्विच कह सकते हैं आप इसको। तो अब हमें ये जानना है ये टाइम स्लॉट इंटरचेंजर बनेगा कैसे। अभी मैं यहाँ पर रोकता हूँ, अगले लेक्चर में हम टाइम स्लॉट इंटरचेंजर कैसे बनाया जाएगा उसके बेसिक स्कीम को जानने की कोशिश करेंगे।